Good morning, students and my dear friends. Today is 5th of August 2022, Friday. Motivation of the day is the starting point of all achievement is desire. आज के डिस्कशन में हम ये सारे 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ओवर रुपी 2000 करोड़ ऑफ M&As may come under CCI purview. India में approximately 2 decades old competition lie. I hope that many of you might be knowing about this, the Competition Act 2002. तो approximately 20 साल पुराना competition act है और in last 20 years में there has been lot of changes in the market, technology, competition, and all these changes are basically reflecting the amendments, required amendments, pending amendments in Competition Act 2002. I hope that many of you might be knowing about the Competition Act 2002. If we want to discuss in a very short frame, then basically Competition Act 2002 has been enacted to ensure the sustainability of the competition within the Indian market. Sustainability of the competition. Apart from it, this act also considered the interest of consumer and allow the participants of Indian market to trade with freedom. So basically, जैसा कि नाम से पता चला, competition act competition को regulate करता है, healthy competition को regulate करता है Indian market में। और चूंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में, लॉज में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो डेफिनेटली कंपटीशन एक्ट 2002 में भी चेंजेस रिक्वायर हैं। तो इसी मानसून सेशन में, जो ऑन गोइंग मानसून सेशन है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू ब्रिंग द proposed amendment to the 2 decades old competition law. और कंपटीशन एक्ट 2002 का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CCI भी बोलते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डील होती हैं, मर्जर एक्विजिशन होते हैं एज ऑफ नाउ इन इंडिया एज पर द कंपटीशन एक्ट 2002, उन सारी डील्स को CCI से अप्रूवल लेना पड़ता है। और कई बार हमने न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी किया है कि CCI ने कई सारे मर्जर और एक्विजिशन को कैंसिल कर दिया है, कई सारे मर्जर और एक्विजिशन को प्रॉप किया है for checking whether these types of merger and acquisitions are not hampering the competition in India. तो उसी को लेकर के कंपटीशन एक्ट में गवर्नमेंट चेंज प्रपोज कर रही है और उस चेंज के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज गवर्नमेंट ला रही है, अमेंडमेंट ला रही है इस कंपटीशन एक्ट में, दैट इज एडिशन ऑफ द एडिशनल क्राइटेरिया इन मर्जर एंड एक्विजिशन। M&A स्टैंड्स फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है? बेसिकली ये जनरल टर्म है जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मर्जर एंड एक्विजिशन सिंपली डिस्क्राइब द कंसोलिडेशन ऑफ द कंपनीज और asset through different financial transactions. That may be merger and acquisition, that may be consolidation, that may be tender offer, that may be purchase of assets, that may be management acquisition. So basically दो कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज या एंटिटीज़ आपस में मर्ज हो जाती हैं, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर लेती है। Acquisition could be management acquisition, it could be simply purchase of asset, it could be simply consolidation, it could be through the tender offer, there could be a lot of modes for merger and acquisition. तो इन्हीं merger and acquisition को regulate करता है एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत आता है। और इसी को लेकर के गवर्नमेंट एडिशनल क्राइटेरिया ऐड करने जा रही है इस प्रपोज्ड बिल में। क्या क्राइटेरिया, एडिशनल क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऐड करने जा रही? गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। कितना मिनिमम थ्रेशोल्ड? 2000 करोड़ का, अप्रॉक्सीमेटली $250 मिलियन का थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट जो है वो सेट करने जा रही है मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए। और फॉर एनी डील
एज अ क्राइटेरिया फॉर नोटिफिकेशन टू एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी डील, कोई भी मर्जर एंड एक्विजिशन जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा है या 2000 करोड़ तक की है, उस मर्जर एंड एक्विजिशन डील को पहले एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, उसको इन्फॉर्म करना होगा। और एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखेगा कि ये जो डील है कहीं से ये कंपटीशन को हॉल्ट नहीं कर रही, कहीं से भी कंपटीशन को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही इंडिया में, कंज्यूमर को अल्टीमेटली जो कंज्यूमर हैं उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस कहीं से इम्पैक्ट तो नहीं करी, इवेंचुअल कंज्यूमर को कहीं से एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा। तो 2000 करोड़ से ऊपर की डील या ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका एक सब्सटेंशियल ऑपरेशन है इंडिया में, अगर वो किसी तरह का मर्जर एंड एक्विजिशन करती है तो पहले उन्हें एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी एज पर द न्यूली एडेड एडिशनल क्राइटेरिया इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल इन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो अभी का क्या क्राइटेरिया है? ये तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। अभी के अगर क्राइटेरिया की बात करें तो अभी का जो क्राइटेरिया है वो कंपनी के असेट साइज और टर्नओवर के बेसिस पर है, डील की वैल्यू के बेसिस पर नहीं है। एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, any merger and acquisition deal at enterprise level require regulatory approval provided that asset size is over 2000 करोड़ और टर्नओवर इज अबव 6000 करोड़। ये अभी तक की डील है। और अगर हम डील वैल्यू को देखें जो कि 2000 करोड़ का गवर्नमेंट सेट करने जा रही है प्रपोज अमेंडमेंट में, तो डेफिनेटली अब बहुत सारे जो मर्जर एंड एक्विजिशंस डील हैं वो अब सीसीआई के परव्यू में फॉल करेंगी, जो कि अभी तक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट थी। तो एंटरप्राइज लेवल पे असेट साइज 2000 करोड़ और टर्नओवर 6000 करोड़, ग्रुप लेवल पे 8000 करोड़ और 24000 करोड़ रिस्पेक्टिवली है एज ऑफ नाउ। प्रपोज्ड जो चेंज है वो डील वैल्यू के अकॉर्डिंग है। और अभी किस तरह की एंटिटी या किस तरह की जो डील्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है? इफ द टारगेट एंटिटी हैड असेट वर्थ लेस देन 350 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 1000 करोड़। अगर इस लेवल पे डील होती है तो डेफिनेटली उसको सीसीआई से अप्रूवल नहीं लेना होता है। अब चूंकि डील वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू गवर्नमेंट इंक्लूड कर रहे तो डेफिनेटली जो अब ज़्यादा से ज़्यादा मर्जर एक्विजिशन जो हैं वो फॉल करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है गवर्नमेंट ने ये डील वैल्यू को क्यों टारगेट किया, क्यों गवर्नमेंट ने असेट साइज और टर्नओवर को रिमूव करके जो नया प्रपोज बिल ला रही है उसमें डील वैल्यू को कंसीडर किया? क्योंकि इस समय बहुत सारे डिजिटल और नॉन डिजिटल स्पेस में, स्पेशली फिनटेक में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मर्जर एंड एक्विजिशंस देखने को मिल रहे हैं। और बेसिकली हम देखें तो वो स्टार्टअप्स कंपनीज हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज स्टार्टअप्स आर एक्चुअली गेट एग्जेम्प्टेड बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया ऑफ 2000 एंड 6000 करोड़। और गवर्नमेंट चाहती है कि फिनटेक, क्योंकि फिनटेक का आगे आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट चाह रही किसी भी तरह के फिनटेक के डिजिटल स्पेस में अगर मर्जर एक्विजिशन हो रहा है तो सीसीआई उस पर कंटिन्यूअसली वॉच रखे। एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज चेंजेस आर बीइंग प्रपोज्ड। इसके अलावा बहुत सारे और चेंजेस भी गवर्नमेंट ला रही है कॉम्पिटिशन एक्ट प्रपोज्ड बिल में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि कंप्लाइंसेस को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए और फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करी जाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि इतना टाइट रेगुलेशन हो जाए कि कंपनीज जो है यहाँ फ्री ट्रेड कर ही ना पाएँ। सो बहुत सारे डेफिनेशन में गवर्नमेंट चेंज ला रही है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है उसमें भी कुछ चेंजेस ला रही है। टाइम लिमिट जो मर्जर एक्विजिशन की उसको भी रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स एक क्लॉज है उसको इंट्रोड्यूस कर रही है। तो ऑल दीज आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। जब फाइनली अमेंडमेंट आ जाएगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक्सेप्ट हो जाएगा वो बिल, देन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। जीएसटी मॉपर वीकेंड्स केस फॉर सेक्स एक्सटेंशन एक्सपर्ट्स। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में जो
कॉम्पनसेशन को लेकर के जो इशू चल रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में कॉम्पनसेशन 5 ईयर का कॉम्पनसेशन का पीरियड ख़त्म हो गया है, उसके बाद से कई सारे जो स्टेट्स हैं वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि जो कॉम्पनसेशन वाला क्लॉज था उसको और एक्सटेंड किया जाए 5 सालों के लिए। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है। अगर आप थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देती थी उसके लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल सेस कलेक्ट करती थी इन जीएसटी, और उसी सेस कलेक्शन से जो स्टेट्स थे उनके लॉस को रीइम्बर्स किया जाता था, जो कि जीएसटी की वजह से हो रहा था स्टेट्स को रिवेन्यू लॉस। 5 सालों तक का वो टाइम था, 5 साल बाद वो जो एक कॉम्पनसेशन का क्लॉज था वो ख़त्म हो गया। अब चूँकि स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली फिर से डिमांड कर रही हैं कि 5 साल उसको और एक्सटेंड करें, क्योंकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो स्टेट्स गवर्नमेंट थी वो प्रॉपरली जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका रिवेन्यू कलेक्शन जो है वो फॉल किया है। और इसी की वजह से कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से अभी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, अप्रैल से बढ़ना स्टार्ट हुआ, अप्रैल में तो ह्यूज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था। जुलाई में भी एक सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। तो एक्सपर्ट जो हैं, उनका जो टैक्सेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जीएसटी मॉपअप इंक्रीज हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, सेस को एक्सटेंड करने का या सेस के एक्सटेंशन का जो केस है वो वीक हो रहा है। गवर्नमेंट डेफिनेटली फिर अब सेस या स्पेशल सरचार्ज एक्सटेंशन पर नहीं जाएगी इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और स्टेट्स को उससे एक प्रॉपर शेयर मिलेगा। तो कोई जो ये डिमांड थी कि सेस को और बढ़ाया जाए 5 साल के लिए, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और ज़्यादा कॉम्पनसेट करे, फिलहाल के लिए जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस एक्सटेंशन पर, सरचार्ज या सेस के एक्सटेंशन पर नहीं जाएगी। और कई सारे स्टेट्स ने डिफरेंट डिफरेंट अपने जो लॉसेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए हैं कि उनको कितना कितना लॉस हुआ हर फिस्कल ईयर में बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी, न्यू जीएसटी लॉ, और स्टेट्स आर फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। फिलहाल के लिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक्सटेंशन ऑफ कॉम्पनसेशन और सेस इज एक्चुअली not going to happen seeing the increasing mop up of GST। तो बेसिकली ये न्यूज़ है इस पर्टिकुलर कॉलम की। ओवरऑल समरी मैंने आपको बता दी है। इफ़ यू वांट टू रीड द न्यूज़ यू कैन रीड इट in descriptive manner, and this is the GST compensation over the year compensation given to states and UTs। तो फाइनेंशियल ईयर 17 से जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने स्टेट्स को कितना कॉम्पनसेशन दिया, और उस कॉम्पनसेशन को देने के लिए एक सेस इम्पोज करती थी, और वो चूँकि 5 साल बाद ख़त्म हो गया तो उस सेस को भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। और अब गवर्नमेंट कह रही है स्टेट्स को, अपना भैया अपना अपना देखो, अब 5 साल हो गए, नाउ वी कैन नॉट कॉम्पनसेट यू, यू हैव द एनफ लर्निंग फ्रॉम द न्यू टैक्सेशन regime, नाउ स्टार्ट कलेक्टिंग द टैक्स दैट हैज़ बीन प्रपोज बाई जीएसटी regime। और इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि जीएसटी से ही रिलेटेड है, पेज नंबर 5 पर ही दी हुई है, उसको भी हम यही कवर कर लेते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन टैक्स पेड ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस मे लीड टू लिटिगेशन। लिक्विडेटेड डैमेज या लिक्विडेशन को लेकर के कितनी जीएसटी लगेगी, कितनी जीएसटी नहीं लगेगी, इस बात को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने भी जो जीएसटी के नए आइटम, जो वेरियस आइटम्स, उसमें जीएसटी रिवाइज करी, बट स्टिल गवर्नमेंट ने साइलेंट ऑन द टैक्स पेड ऑन लिक्विडेटेड डैमेज इन द पास्ट एंड दैट कुड लीड टू लिटिगेशन। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है, देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेज दैट मे लीड्स टू लिटिगेशन, एंड फॉर द ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड फ्रॉम July 1 the CBDT has clarified that there will be no GST on liquidated damages, and there are payments made by suppliers of goods and services to receiver in case of breach of contract or delay in executing the contracts।
और इससे पहले जो CBDT था उसने बोला था कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उस पर गवर्नमेंट ने GST एग्जेम्प्ट कर दिया। तो बार बार अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहे हैं CBDT, जिसकी वजह से लिक्विडेटेड डैमेजेस को लेकर के जो कि प्राइवेट पार्टीज़ को पे किया जाता है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है टैक्स पेयर्स के बीच में। कुछ का कहना है कि 18% का टैक्स लगता है, कुछ का कहना है कि एग्जेम्पशन है। और ये जो अनक्लैरिटी है और जो एम्बिग्विटी बनी हुई है लिक्विडेटेड डैमेजेस को लेकर के, दैट मे इंक्रीज द चांसेस ऑफ लिटिगेशंस एज पर द एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन उठा होगा, व्हाट इज दिस लिक्विडेटेड डैमेजेस? It is basically a variety of actual damages, and generally these types of damages or the terms appear in contract and often is the title for whole clause or section. Generally parties to a contract use this liquidated damages where actual damages, though reals, are difficult or impossible to prove. So this term liquidated damages being used. Basically होता क्या, a party who is injured by the breach of contract may bring an action for damage or damages means compensation in terms of money for the loss suffered by the injured party. Injured party means the party that has been injured because of the breach of contract. So thus in contract, when these damages are awarded, it is known as the liquidated damages. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, और इसी पर GST, किस तरह का GST लगेगा, क्या ये एग्जेम्प्ट हैं, क्या इस पर 18% का GST लगेगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। एम्बिग्विटी बनी हुई है जिसकी वजह से कई सारे लिटिगेशन हो सकते हैं। कई बार लिक्विडेटेड डैमेजेस को असर्टेन डैमेजेस भी कहा जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। देयर कुड बी लॉट ऑफ नेम्स फॉर दीज लिक्विडेटेड डैमेजेस and is basically a type of compensation that is given to the injured party because of the breach of contract. अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 5 of Business Standard. Firms Green Push gets a fillip with the एनर्जी बिल। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 टेबल कर दिया है पार्लियामेंट में, और उसके तहत गवर्नमेंट अपने जितने भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं NDC और पेरिस एग्रीमेंट में, उन सबको पूरा करने के लिए प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ला रही है। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्लॉज उसमें डाले गए, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट क्लॉज डिस्कस भी किया था, जहाँ पर हमने कहा था गवर्नमेंट अब रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका यूज़ मैंडेटरी करने वाली है। मिनिमम थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है फॉर प्राइवेट कंपनीज और कंपनीज दोज हु आर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब उनको कुछ मिनिमम परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना ही करना पड़ेगा एज पर द रिसेंटली प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल। तो उसी को लेकर के जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2020 गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। और उस न्यूज़ में कहा गया कि जिस तरीके से कंपनीज फ्रॉम सीमेंट टू मेटल टू पेट्रोकेमिकल्स दे आर एक्चुअली यूजिंग द ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, और जिस तरीके से जो फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ग्रीन एनर्जी में, फर्म्स का ये इन्वेस्टमेंट, फर्म्स का ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन पुश है, दैट विल गिव फिलिप टू द एनर्जी बिल। गवर्नमेंट को इस बिल को पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इस बिल के जो भी टारगेट्स हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी चेंजेस हैं, उसको अचीव करने में जो फर्म्स जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो हेल्प करेगा। इट मीन्स जो फर्म्स हैं दे आर इन पुशिंग द ग्रीन, और देयर पुश टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी विल डेफिनेटली हेल्प्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस एनर्जी बिल more efficiently, more effectively. तो कुछ डेटा डिस्कस किया गया है इसमें। क्या डेटा है कि बताया गया कि सीमेंट से लेकर मेटल और पेट्रोकेमिकल तक की जो कंपनीज़ हैं, इस सेक्टर की कंपनी जो बेसिकली थर्मल पावर पर लार्जली डिपेंड करती हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, अगर हम इनका शेयर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% जो थर्मल एनर्जी का ये यूज़ करते हैं अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। केवल 5 से 10% का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा होता है एज ऑफ नाउ।
बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे आने वाले टाइम में दिस स्प्लिट और दिस परसेंटेज कुड बी चेंज, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मैंडेटरी करने जा रही है ग्रीन एनर्जी का यूज़, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ इनटू सीमेंट, मेटल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वेयर कंपनीज आर यूजिंग थर्मल पावर फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर अल्ट्राटेक, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू, इन सब कंपनीज को देखें तो जिस तरीके से ये ट्रांजिशन कर रही हैं ग्रीन एनर्जी में, जिस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ग्रीन एनर्जी में, और जिस तरीके से गवर्नमेंट के नए नए डिफरेंट ग्रीन इनिशिएटिव्स को वेलकम कर रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 2030 तक ये जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ देयर कैप्टिव पावर नीड उसको नॉन फॉजल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करेंगी। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 2030 आते आते इनकी जो अप्रॉक्सीमेटली 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो केवल नॉन फॉजल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से पूरा होंगी, एंड दिस विल गिव द एनर्जी अ डिफरेंट ट्रांजिशन। और जो गवर्नमेंट का इंडिया का जो टारगेट है, क्या टारगेट है? नेट ज़ीरो प्लेज। कब तक की? एक स्टूडेंट ने कल आंसर किया है, आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। नेट ज़ीरो टारगेट, कार्बन एमिशन टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है आगे आने वाले सालों में। तो गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री, दे ऑल विल वर्क इन टैंडम विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव दिस नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट। तो इंडस्ट्रीज़ के जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से वो वेलकम कर रही है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, दिस एनर्जी विल डेफिनेटली विल गेट अ पुश बाय द फर्म्स ग्रीन इनिशिएटिव। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया शुड ग्रेजुअली विथड्रॉ फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस, IMF। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक स्टडी करी और स्टडी में अपनी कुछ रिपोर्ट पब्लिश करी, और उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी हैं डिफरेंट इकोनॉमीज़ को। इंडिया को लेकर के भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उसको ही हम डिस्कस कर लेते हैं, वही बेसिकली इस न्यूज़ में कवर किया गया है। एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिकमेंडेशन, India as an economy should gradually withdraw its fiscal and monetary policy stimulus that has been given during the pandemic. If you remember, आत्मनिर्भर भारत की स्कीम गवर्नमेंट ने लाई थी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, उसमें बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट के फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि उस समय सबड्यूट थी। तो उसी को लेकर के IMF ने इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन रेगुलेटर्स को रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेजेस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में लाए गए थे, वो गवर्नमेंट को अब ग्रेजुअली रिमूव कर देने चाहिए। इसके अलावा कुछ और सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, negotiate free trade pacts with the key trading partners to provide a sustainable boost to export। तो IMF ने बोला कि जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, इंडियन गवर्नमेंट करंटली फोकस कर रही है एक्सपोर्ट हब की तरह, कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट हब की तरह है, जिसके लिए देश बिल भी लाया जा रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने कल भी डिस्कस किया था, डिफरेंट PLI स्कीम्स लाई गई थी, कई सारी कंपनीज को बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स, PLI स्कीम के अलावा कई सारे टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए थे इन ऑर्डर टू डू द इन्वेस्टमेंट इन इंडियन लैंड। तो गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि मिसिंग रहा है इंडिया की ग्रोथ ट्राजेक्ट्री में, उसको डेवलप किया जाए। तो एक्सटर्नल सेक्टर जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं वो भी, एक्सटर्नल सेक्टर इम्बैलेंसेस में बेसिकली जो हम कैट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की, जो कि इंडिया हमेशा मोस्ट ऑफ द, अगर आप टाइम देखें तो इंडिया हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन में ही रहता है इंटरनेशनल बैलेंस के केस में। तो उसी को लेकर के IMF ने सजेशन दिए कि पहले तो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस जो दिया था उसको ग्रेजुअली रिमूव करिए। इसके बाद एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स पोर्ट, रेलवेज, रोड, इन सबको स्ट्रेंथन कीजिए। जो आपके की ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनसे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड डील साइन किए, जैसा कि अभी इंडिया ने किया भी है, UAE के साथ किया है, UK के साथ भी चल रहा है नेगोशिएशन, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चल रहा है। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज नेगोशिएशंस एंड फ्री ट्रेड डील्स। और इन सब के अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुली, इंडियन गवर्नमेंट सबको सक्सेसफुली कर लिया तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल सेक्टर के इम्बैलेंसेस हैं वो गवर्नमेंट के मेंटेन करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी एज पर द IMF रिकमेंडेशन।
तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी है आईएमएफ ने जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, आईएमएफ ने रिलीज़ करी है, और जहाँ पर इंडिया को कई सारे फ्रंट पे रिकमेंडेशन दी। इन सारे रिकमेंडेशन के अलावा इन्वेस्टमेंट को भी लिबरलाइज करने की बात आईएमएफ ने कही है। कई सारे एरियाज़ में टैरिफ रिडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ है, टैक्स है, उसको भी रिड्यूस करने की बात कही है, मोर स्पेशली ऑन इंटरमीडिएरी गुड्स, जो कि सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, उस पर हाई टैरिफ लगता है एज पर द आईएमएफ, तो उसको भी रिड्यूस करने की बात कही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए आईएमएफ ने इंडिया को रिकमेंड किया है, जहां पर इन्वेस्टमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, टैरिफ, फिस्कल एंड एक मॉनेटरी जो पैकेजेस हैं, उन सब को लेकर के रिकमेंडेशंस दी हैं आईएमएफ ने, और कहा है कि अगर इंडिया इन सारे फ्रंट पे काम करे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प द इंडिया टू रिमूव इट्स एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस एज वेल एज इट विल make India a more attractive FDI destination। हालांकि इंडिया की करंट पोजीशन को भी अप्रिशिएट किया कि इंडिया की जो एक्सटर्नल पोजीशन एज अ फाइनेंशियल ईयर 22 दैट इज इन लाइन विद द मीडियम टर्म फंडामेंटल्स एंड डिजायरेबल पॉलिसीज। बट अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट चाहती है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल एक्सपोर्ट हो, तो उसके लिए इन सारे डिजायर्ड और थर्स्ट एरियाज पर इंडियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21, 22 एंड 23, और हम देखें 21 पैंडेमिक ईयर। इस ड्यूरेशन में इंडिया ने कैट का जो इंडिया का जो कैट था वो सरप्लस था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखें तो इंडिया ने निगेटिव कैट रजिस्टर किया है, और फाइनेंशियल ईयर 23 में तो ये बढ़ के बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। हमने इस न्यूज़ को भी कवर किया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही बढ़ रहे हैं, बट जिस अमाउंट में इंपोर्ट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, उसकी वजह से ये जो कैट है ये बहुत ज़्यादा डीपन दिख रहा है, और इसी को टारगेट किया है आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में, और बोला अगर इंडिया चाहता है अपने एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को रिमूव करना तो इन सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। कॉल ग्रोस फॉर शिफ्ट इन आरबीआई इंस्टांस। फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग शेड्यूल है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग शेड्यूल है, लेकिन जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का एक कहना है कि जो एंटिसिपेशन किया जा रहा था कि जिस अमाउंट में आरबीआई पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा, उस अमाउंट में या उस एग्रेसिव फॉर्म में आरबीआई शायद पॉलिसी रेट हाइक पर ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो बॉन्ड यील्ड है वो ड्रॉप हो रही है, तो देयर आर चांसेस दैट आरबीआई मे गो फॉर स्मॉलर हाइक्स इन रेपो रेट। तो थोड़ा सा शिफ्ट जो है आरबीआई के इंस्टांस में वो एंटिसिपेट किया जा रहा है। इकोनॉमिस्ट एंड मार्केट वॉचर्स आर डिवाइडेड ऑन दिस वेदर द आरबीआई विल अनाउंस अ चेंज इनटू स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और नॉट। हालांकि बीएस पोल हमने डिस्कस किया था, जहां पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50 बीपीएस का चेंज आरबीआई कर सकती है पॉलिसी रेट्स में, बट नाउ आफ्टर द बॉन्ड मार्केट और बॉन्ड yield drop, now the experts are anticipating कि probably कुछ कम रेट हाइक देखने को मिले। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेबी orders forensic audit for future retail। सेबी stands for Security and Exchange Board of India, और जिस तरीके से फ्यूचर रिटेल, अमेजोन और रिलायंस को लेकर के जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो अभी तक कंटिन्यू है, और उसी लाइन में अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल की फॉरेंसिक ऑडिटिंग प्रपोज कर दी है। इट मीन्स फॉरेंसिक ऑडिटिंग ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्यूचर रिटेल। और सेबी का कहना है कि सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स डिस्क्लोज किए हैं फ्यूचर रिटेल ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपनी रिपोर्ट्स में, दैट इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग और समवेयर देयर इज सम हिडन इंफॉर्मेशन, और इसी के लिए फॉरेंसिक ऑडिटिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से प्रेजेंट करी गई है फ्यूचर रिटेल के थ्रू, दैट इज़ एक्चुअली डेट्रीमेंटल फॉर द इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट और द इंटरमीडियरीज और अ पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट, एंड दैट इज़ वाई फॉरेंसिक ऑडिटिंग हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय सेबी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिगो स्टार्ट्स 3-way एग्जिट फॉर पैसेंजर। दिस इज़ अ वेरी यूनिक न्यूज़ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसीलिए इसको हमने यहाँ कवर किया। बहुत स्मॉल न्यूज़ है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इट मे लीड्स टू
वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इनटू एविएशन सेक्टर। इंडिगो ने 3-वे एग्जिट पैसेंजर के लिए स्टार्ट करी। अभी तक क्या होता था, 2-वे एग्जिट होते थे, लेफ्ट साइड से 2 डोर होते थे जहाँ से पैसेंजर एंटर करते थे और एग्जिट करते थे। बट इस बार जो डी बोर्डिंग है, नॉट बोर्डिंग, डी बोर्डिंग, इंडिगो ने एक इनोवेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया है डी बोर्डिंग के लिए। वहाँ पर इंडिगो ने 2 लेफ्ट तो डोर रखे ही हैं, एक राइट डोर भी रखा है फॉर डी बोर्डिंग पर्पस, नॉट फॉर बोर्डिंग, फॉर डी बोर्डिंग, जिससे कि ज़्यादा पैसेंजर कम समय में एग्जिट कर पाएंगे फ्लाइट से। तो 5 मिनट का टाइम सेव हो रहा है इस 3-वे एग्जिट की स्ट्रैटेजी से। और 5 मिनट्स का टाइम सेविंग, इट मीन्स लॉट ऑफ कॉस्ट सेविंग, लॉट ऑफ एफिशिएंसीज इन द एविएशन सेक्टर। तो अभी इंडिगो ने स्टार्ट किया है, बट ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का, दिस मे हैव द कैस्केडिंग इम्पैक्ट एंड सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑल अक्रॉस द नेटवर्क। तो अब इंडिगो के बाद हो सकता है ये सेम ट्रेंड हमें और एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज में देखने को मिले। और 5-5 मिनट का जो टाइम सेव होगा, दैट मे लीड्स टू एफिशिएंसी, टाइम इफेक्टिवनेस, कॉस्ट एफिशिएंसी इन एविएशन सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रशिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर टू इंडिया। रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब से स्टार्ट हुई है, रशिया इज इंक्रीजिंगली becoming very important supplier of energy resources to India. Discounted oil भी रशिया ने इंडिया को प्रोवाइड किया because of the Western sanction. Now, as per the recent data, Russia has become India's third largest coal supplier in the month of July. तो जुलाई के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.06 मिलियन टन्स का कोल जो है वो रशिया ने इंपोर्ट किया है इंडिया को, जो कि जून से अप्रॉक्सीमेटली 5th ज़्यादा है, 1/5 ज़्यादा है, एज पर द इंडियन कंसल्टेंसी कोल मिंट शोड। हालांकि इससे पहले तो इस सब डेटा के बाद जो रशिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर बन गया, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें रशिया यूक्रेन क्राइसिस के पहले रशिया वाज ऑन द 6th पोजीशन। रशिया कोल की सप्लाई में इंडिया का 6th ट्रेडिंग पार्टनर था। किसके पीछे था? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मोजाम्बिक एंड कोलंबिया। तो ये कुछ टॉप 5 कंट्रीज थे जो कि इंडिया इंपोर्टर कंट्रीज थे। अब इन सब को पीछे करते हुए रशिया जो है वो 3rd पोजीशन पर पहुंच चुका है। और जिस तरीके से बाईलैटरल ट्रेड पेमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में अप्लाई हुए हैं, इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये आगे और भी इंक्रीज कर सकता है। एंड इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया हैव जम्प नियरली 5 times over approximately $15 billion ever since Russia invaded the Ukraine. और अगर इंडिया की बात करें तो आई होप दैट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। तो जिस तरीके से डिस्काउंट ऑफर किए हैं रशियन एक्सपोर्टर्स ने इंडिया को, उसकी वजह से अब रशिया जो है वो 3rd पोजीशन पर आ गया इन टर्म्स ऑफ द कोल इम्पोर्ट टू इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लेंडर्स न्यू वरी, सब 9% ग्रोथ इन डिपॉजिट पोजेस फंडिंग चैलेंजेस। हमने पहले भी इस तरह की न्यूज़ कवर करी थी जहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो डिपॉजिट रेट है वो फॉल कर रहा है बैंकिंग सिस्टम में और फाइनेंशियल सिस्टम में। और अगर डिपॉजिट रेट फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली बैंक्स के पास कम पैसा होगा, लेस मनी होगा। किस लिए? लेंडिंग करने के लिए, लोन देने के लिए। क्योंकि अगर हम बैंक के बिजनेस मॉडल को देखें तो बैंक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड से, इंडिविजुअल कंपनी से, इंडिविजुअल सिटीजन से डिपॉजिट्स लेते हैं और उनको उस पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। 6% का मान लेते हैं, अभी तो फिलहाल 6% नहीं है बट 6% मान लेते हैं। और वही अमाउंट जो डिपॉजिट्स होता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स का, उसको लेंड करते हैं हायर रेट पे, मे बी 10%, 12%, 13% पे। और ये जो डिफरेंस होता है ये बैंक्स का प्रॉफिट होता है, और जो रिमेनिंग होता है वो 6% वो इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स को दे देते हैं। बट रीसेंट टाइम में पैंडेमिक के ड्यूरेशन के बाद से अगर देखें तो डिपॉजिट रेट जो है वो बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉल कर रहा है। डिपॉजिट रेट फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड्स हैं वो डिपॉजिट कम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, चाहे वो एफडीज़ में हो चाहे वो सेविंग अकाउंट्स में हो। अब चूंकि डिपॉजिट फॉल कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्रेडिट ग्रोथ रेट पर क्लियरली विजिबल
होगा, क्योंकि बैंक के पास कम पैसा है देने के लिए। जब बैंक को कम पैसा मिल रहा है हाउस होल्ड से, तो वो कम पैसा लेंड कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा का वो लोन दे भी नहीं पाएंगे। और इकॉनमी में अगर लेंडिंग फॉल कर रही है, क्रेडिट ग्रोथ रेट फॉल कर रही है, तो डेफिनेटली इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, it will have the impact on demand and may leads to the इकोनॉमिक स्लो डाउन। क्योंकि अगर नेसेसरी लोन अवेलेबल नहीं होगा, अगर इंडिविजुअल कंपनीज को लोन चाहिए और बैंक के पास पैसा ही नहीं है लोन देने के लिए, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इम्पैक्ट करेगा, डिमांड इम्पैक्ट करेगी, एंड दैट मे लीड्स टू स्लो डाउन इन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बैंक्स के लिए फंडिंग चैलेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था कि जो सेबी है, एसबीआई है, वो टियर 1 बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज कर रही, फंड रेज कर रही है। तो अगर अभी का सिनेरियो देखें तो जो सेविंग रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट, डिपॉजिट रेट है जो वो 8.4% तक फॉल कर गया है, जबकि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 14% पर चल रही है। एक सर्टन अमाउंट के क्रेडिट ग्रोथ के लिए एक सर्टन अमाउंट का डिपॉजिट रेट रिक्वायर है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीजिंग डिपॉजिट growth, banks or the lenders are facing the new challenges, new worry। तो गवर्नमेंट और आरबीआई को अब कुछ करना पड़ेगा, probably इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा in order to have the more deposits in the bank, so that banks or lenders can actually lend amount, require amount of loan, and there will be the sufficient credit growth rate। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.